...2071 साल भादो 28 गते शनिवार मोरंग जिले में रंगेली के पास आमतोला में हर साल की तरह आदिवासी संथालों का सांस्कृतिक छाता मेला था। डॉक्टर सीके राउत को उस मेला में प्रमुख अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। डॉक्टर साहब उस मेला को संबोधन करके जब विराटनगर की ओर लौट रहे थे तो रात को 7:30 बजे रास्ते में डॉक्टर साहब बैठे हुए वैन को आगे और पीछे दोनों ओर से पुलिस की वैन ने घेर लिया और दर्जन से ज्यादा सशस्त्र पुलिस आकर डॉक्टर साहब को उठाकर लेके चली गई। बिना कोई पकड़ाव पूर्जी डॉक्टर साहब को रातों रात पुलिस ने गायब कर दी और अज्ञात कर दिया गया। पुलिस द्वारा डॉक्टर साहब को गिरफ्तार करते ही यह खबर सनसनी की तरह पूरे देश में फैल गई। मधेशी जनता तुरंत सड़क पर उतर गई और डॉक्टर साहब की स्थिति सार्वजनिक करने के लिए प्रदर्शन करने लगी। जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हुआ। उन पर नेपाली पुलिस ने दमन किया। कई मधेशी घायल हुए। कई लोगों के हाथ पैर भी अत्याचारी नेपाली पुलिस ने तोड़ दिया। भी दिया लहू की मधेश की मधेश की वास्ते एक गुण तक नहीं बताएंगे अपने स्थान के वास्ते। अरे मरना है तो ऐसे क्यों मरते हो? अरे मरना है तो ऐसे क्यों मरते हो? अगर एक भी जान जाए तो अपनी मधेश खड़ा की दो। सर्वोच्च में डॉक्टर आप देखें सीके राउत इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स। डॉक्टर साहब को नेपाली पुलिस जोगवनी सीमा नाका पुलिस चौकी में यातना पूर्वक रखा था। मध्य रात को नेपाली पुलिस उठाकर उन्हें जान से मारने की धमकी भी देती थी। पहले तो उनसे किसी को मिलने तक नहीं दिया जाता था। बाद में जन दबाव के कारण डॉक्टर साहब को नेपाली पुलिस ने सार्वजनिक किया और धीरे धीरे लोगों को मिलने दिया जाने लगा। पुलिस की यातना के जवाब में डॉक्टर साहब ने सलाखों के पीछे से यह कविता लिखी। चला दो चाहे उधेड़ दो चमड़ी को मेरी बाहों से, चाहे उधेड़ दो चमड़ी को मेरी बाहों से, आजादी ही गूंजेगी मेरी हर आहों से, पर मधेश माँ का चीर हरण होने नहीं दूंगा, ना मैं तेरी अस्मिता कभी खोने नहीं दूंगा। यह बात शासक लोग कान खोलकर सुन ले। बाद में आश्विन 2 गते डॉक्टर साहब को काठमांडू लाया गया और विशेष अदालत में उपस्थित किया गया। लोग जैसे डॉक्टर साहब को हथकड़ी में जकड़े हुए देखे वे भाव विभोर हो उठे और मधेश स्वराज जिंदाबाद का नारा अदालत में ही गूंजने लगे। आश्विन 3 और 5 गते डॉक्टर साहब को सर्वोच्च अदालत में लाया गया। वहां पर डॉक्टर साहब के समर्थन में भीड़ उमड़ने लगी। उधर पुलिस का दमन बढ़ता रहा। शारीरिक और मानसिक यातना दिए जाने और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता हनन होने की बात का विरोध करते हुए डॉक्टर साहब पुलिस हिरासत में ही आमरण अनशन पर बैठ गए। उधर पुलिस द्वारा शारीरिक और मानसिक यातना दिए जाने की बात को लेकर सर्वोच्च अदालत में डॉक्टर साहब ने स्पष्ट करते हुए कहा कि जनता सबसे बड़ी होती है, सार्वभौम सत्ता उसी जनता में निहित है।
इसीलिए जनता को ही फैसला करने का अधिकार होना चाहिए और इसीलिए मधेश के विषय में जनमत संग्रह होना चाहिए। आमरण अनशन की वजह से डॉक्टर साहब की तबीयत बिगड़ती गई और वे शारीरिक रूप से कमजोर होते गए। पुलिस रात को उन्हें उठाकर अस्पताल ले जाती और सलाइन करा के फिर सलाखों के पीछे बंद कर देती। अंततः तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती की गई। टीचिंग हॉस्पिटल में मौत से जूझते हुए भी डॉक्टर साहब अपने अड़ान पर कायम रहे। अंततः अनशन के 11वें दिन नेपाल सरकार को झुकना ही पड़ा। आश्विन 15 गते नेपाल सरकार के साथ वार्ता हुई। नेपाल सरकार द्वारा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के लिए लिखित प्रतिबद्धता जाहिर की गई और डॉक्टर साहब को 48 घंटे के भीतर हिरासत मुक्त करने का वचन भी दिया गया। उसके बाद डॉक्टर साहब अनशन तोड़े। पर नेपाल सरकार का इरादा कुछ और था। नेपाल सरकार ने मधेशी जनता को फिर से धोखा दिया। अपने समझौते से मुकरते हुए नेपाल सरकार ने डॉक्टर साहब के खिलाफ आश्विन 22 गते विशेष अदालत में राज्य विप्लव का मुद्दा दायर किया और जन्म कैद मांग की। उसका विरोध पूरे मधेश में हुआ। राज विराज में भी विशाल आम सभा का आयोजन किया गया। उधर बारा के सिमरौनगढ़ में सड़क के विषयों को लेकर प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों को जब पुलिस द्वारा अपमानित किया गया तो वे स्वराज मधेश जिंदाबाद, डॉक्टर सीके राउत जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। सशस्त्र पुलिस ने निर्दोष मधेशियों पर गोली फायरिंग कर दी। उसमें हरिहरपुर के जय नारायण पटेल शहीद हो गए तो शाह मोहम्मद हवारी लगायत अन्य कई लोग घायल हुए। उधर कई दिन चले बयान और बहस के बाद आश्विन 28 गते विशेष अदालत द्वारा 50,000 रुपया जमानत खोली गई। पर डॉक्टर साहब वह धरौटी देने से इनकार कर दिया। कहा कि हम क्यों देंगे धरौटी, हम क्यों देंगे धरौटी, हमने क्या गलत किया है। तुम्हें जेल भेजना है तो भेजो, पर हम नहीं डरते, हम धरौटी नहीं देंगे। अंततः धरौटी नहीं देने की वजह से डॉक्टर साहब को काठमांडू की दिल्ली बाजार जेल भेज दी गई। वहां पर उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया गया। डॉक्टर साहब को रात को 10 बजे तक बारिश में बाहर भीगते रहना पड़ा। बाद में भंसा घर में नीचे सोने के लिए जगह दी गई। दूसरों से बातचीत करने के कारण उन्हें सजा भी दी गई। उधर डॉक्टर साहब जेल में यातना भोग रहे थे तो बाहर मधेशी जनता भी उतनी ही चिंतित थी।
मधेशी जनता ने डॉक्टर साहब को जेल से छुड़ाने के लिए जिले जिले में 1 रुपया संकलन अभियान चला दिया। हर आदमी केवल 1 ही रुपया दे सकता था। उसी तरह भरदूतिया में मधेश की माता बहनों ने एक पान डॉक्टर सीके राउत के नाम अभियान भी चलाया और छठी पर्व में डॉक्टर साहब के लिए प्रार्थना भी जगह जगह की गई। पर्व त्योहारों में अन्य देवी देवताओं के साथ डॉक्टर साहब की मूर्ति भी बनाकर जगह जगह अभियान चलाया गया। अंततः अगहन 8 गते मधेशी जनता की इच्छा और जनमत का कदर करते हुए डॉक्टर साहब जेल से बाहर निकले। जेल से निकलने के बाद जनता को धन्यवाद देने के लिए अगहन 10 गते काठमांडू में उन्होंने आम सभा की घोषणा की थी। वह सभा रोकने के लिए नेपाल सरकार डॉक्टर साहब को फिर से गिरफ्तार करने के लिए तलाश करती रही। अंततः अगहन 10 गते डॉक्टर साहब लगायत 400 से ऊपर मधेशी लोग काठमांडू से गिरफ्तार हुए। नेपाली पुलिस ने उस दिन किसी मधेशी को नहीं छोड़ा। जो भी मधेशी सुंदरा रत्नापार के एरिया में दिखाई देते थे, सभी को नेपाली पुलिस पकड़ लेती थी। ऐसी रंगभेदी नीति ली थी नेपाल सरकार ने। डॉक्टर साहब को 11 अन्य साथियों के साथ महाराजगंज प्रहरी तालीम केंद्र में रखा गया। 2 दिन के बाद रिहा होने के पश्चात डॉक्टर साहब अगहन 16 गते जनकपुर में जन संबोधन करने के लिए निकले, पर वहां भी नेपाली पुलिस ने स्टेज को तोड़फोड़ कर दिया और जनता को आतंकित करके सभा स्थल से भगाने लगा। तब वहां पर मधेशी जनता ने विरोध कर दिया और सड़क पर ही सभा का आयोजन कर दिया। ताला मार दिया। उसी तरह अगहन 18 गते सप्तरी के राज बिराज में और 19 गते 12 के सिमरौनगढ़ में डॉक्टर साहब ने आम सभा को संबोधन किया। दूसरी बात है,
जब मैं जेल के अंदर था तो यहाँ पर बहुत सारे अवसरवादी तत्व दिखाई दिए। उन्होंने बहुत सारे भ्रम जनमानस में फैलाने की कोशिश की, पुनः मधेसी जनता को फिर एक बार दिग्भ्रमित करके उन्हें पुनः अधिकार से वंचित करने की कोशिश की। और उस भ्रम को चीरना भी आवश्यक था कि हमारा जो मकसद था वह है स्वतंत्र मधेश का, और उससे 1 इंच भी हम पीछे नहीं हटे हैं। उस लक्ष्य के लिए हम पूरे जीवन भर लगते रहेंगे। उसमें कंप्रोमाइज की, उसमें कोई समझौता की कोई गुंजाइश नहीं है। हम यह बार बार कहते आए हैं कि हमारा 3 आधार स्तंभ है। पहला है स्वतंत्र मधेश, दूसरा है लोकतांत्रिक व्यवस्था, और तीसरा है शांतिपूर्ण एवं अहिंसात्मक मार्ग। और इन तीनों आधार स्तंभ पर हम अटल हुए हैं। चलते रहो ना तो पछुला आदमी का डिस्टर्ब हो डॉक्टर साहब जहां जाते जनता उनका भव्य स्वागत करती थी। जनता हर्षो उल्लास में थी। मातृभूमि और समाज के सेवा करत।
उसी तरह डॉक्टर साहब ने नवलपरासी के परासी बाजार में, रूपंदेही के पडरिया बाजार और कपिलवस्तु के तौली हवा में भी जनसंबोधन किया कि आज के वीर मधेसी उनके जेल जाने से नहीं डरते और इस मिट्टी को जरूरत पड़ी तो हम बलिदान देने से भी नहीं हटते, ये हम बताना चाहते हैं। और हम एक बार नहीं, हम बार बार जेल जा सकते हैं मधेश के लिए, 100 बार भी जेल जा सकते हैं मधेश के लिए, 100 बार भी मिट सकते हैं मधेश के लिए। और सरकार चाहे जितना भी यातना दे दे हमें, हम अपने लक्ष्य प्रति अचल हैं। जनता में मधेश आजादी की लहर उठ चुकी थी। डॉक्टर साहब जहां जाते, दशों हजार की संख्या में जनता उमड़ पड़ती थी, वो भी बिना किसी तैयारी की। यह नेपाल सरकार को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसीलिए पुस 13 गते रविवार जब डॉक्टर साहब महोत्तरी जल्लेश्वर की आम सभा को संबोधन करने के लिए जा रहे थे तो उन्हें पीपरा बाजार से ही पुलिस उठा लिया। जब महोत्तरी की जनता ने रोकना चाहा तो सैकड़ों सशस्त्र पुलिस बुलाकर मधेशी जनता पर दमन किया गया। झड़प में कई लोग घायल हुए। महिलाओं के ऊपर भी पुलिस ने दुर्व्यवहार किया। उतारो पहले। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। उधर पुस 19 गते शनिवार को विराटनगर में आम सभा का कार्यक्रम रखा गया था। भयभीत होकर स्थानीय प्रशासन ने एक दिन पहले ही कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया और 2 दिन पहले से ही पुलिस डॉक्टर साहब को तलाश कर करके परेशान हो गई थी। कार्यक्रम के दिन भी पुलिस ने स्टेज को तोड़फोड़ कर दिया और सभा स्थल पर किसी को जाने से रोकने लगा। पर सभी को चकित करते हुए डॉक्टर साहब अपने समर्थकों के साथ सभास्थल पहुंच ही गए।
पर व्यापक पुलिस दमन हुआ। कई राउंड अश्रु गैस और हवाई फायर किए गए। कई लोग घायल हुए। पुलिस ने स्थानीय मधेशियों के घर में घुस-घुस कर पीटा। प्रहरी दमन से डॉक्टर साहब के पैर में चोट लगी और उनके बाएं हाथ की उंगली से भी खून निकल गया। डॉक्टर साहब को सभा स्थल से ही पुलिस उठाकर ले गई। सम्बोधन गर्न स्टेजमा पुग्ने बित्तिकै प्रहरीले राउत सहित उनका केही कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। हिजो र आज गरी राउत सहित उनका 10 जना कार्यकर्तालाई मोरङ प्रहरीले पक्राउ गरेको जनाएको छ। देशको कानुन विपरीत भाषणबाजी गर्दै हिँडेका कारण राउतलाई पक्राउ गरिएको मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता प्रभु प्रसाद ढकालले बताउनुभयो। यो राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय अखण्डता विरुद्ध चाहिँ जनमानसहरूलाई भड्काउने काम गरिरहेका सीके राउतलाई हामीले पक्राउ गरेका छौँ। स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन मोरङ प्रहरीका डीएसपी ढकालको नेतृत्वमा प्रहरी परिचालन भएको थियो। भिड तितर गर्न 6 राउन्ड अश्रु ग्यास समेत प्रहार गरेको थियो। प्रहरीले प्रहार गरेको अश्रु ग्यासको सेल प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरीतर्फ नै फर्काउँदै हालिरहेको समेत देखिएको थियो। 1 बजेबाट सुरु भएको झडप दिउँसो 4 बजेसम्म निरन्तर चलेको थियो। पछि थप प्रहरी परिचालन गरेर प्रदर्शनकारीहरूलाई क्याम्पस परिसरबाट लखेटिएको थियो। सो क्रममा केही प्रदर्शनकारी र प्रहरी समेत घाइते भएको बताइएको छ। हम टॉयलेट छिलिए, टॉयलेट के ढोका तोड़ के मारत छ। हां रख हां नहीं भ्यान आवे छ गाडी। ए 6 गाडी पुलिस ले त। ए 6-7 गाडी पुलिस ए घर साथै घर टुकल लगे उ पहाडिया घर चाहिँ घर चाहिँ गौशाला सो कता। हां गौशाला सो त कोही घर से काल के पा ये घर से निकलेल देना तेनु मधेसिया घर रहते जल देती है। हां त कता जल देती मधेसिया घर पा दे चोट पकई गेल का 3 गोड़ा हमरा सही टाका त बहुत के न घर में ढुकल छ एखन तक पुलिस त। सब ऐसा का पहाड़िया का मार लागी से थे मधेसिया बच मिल जाए। आगे हमर कपार से पार नहीं फुटले लेकिन हाथ का फुट गया। हां ये पहाड़िया सब मार ले चल ओना जदे हिरासत में पीड़ा से छटपटाने पर भी डॉक्टर साहब को इलाज के लिए नहीं ले जाया गया। रात को 9:30 बजे मोरंग पुलिस ने डॉक्टर साहब को हिरासत मुक्त किया, पर उन्हें विराटनगर वापस जाकर इलाज कराने पर रोक लगा दी। विवश होकर डॉक्टर साहब को इटहरी लाया गया और दर्द की सुई लगाई गई। उसके बाद धरान के अस्पताल में उन्हें भर्ती की गई। डॉक्टर साहब के पैर टूटने की वजह से बैंडेज किया गया। डॉक्टर सीके राउत का पांव नहीं टूटा बल्कि हर मधेसियों की पांव टूटा है। और मधेश के लूटने वाले
अरे वो मदद से लुटने आया, तूने मुझे पीठ पे मारा है तो, लेकिन मैं बड़े हुए तुम सीने पे खाए। मैं लंगड़ा नहीं, मैं तगड़ा हुआ हूँ इस जमाने में। पाँव टूटा आपका, लेकिन बता लेंगे हम वीर मधेसी। तीर तो मैंने बहुत देखा, तीर तो मैंने बहुत देखा, बर्मा अस्त्र सा तीर नहीं। वीर तो मैंने बहुत देखा, सिक्की रात सा वीर नहीं। उधर पुस 24 गते के लिए वीरगंज में आम सभा पहले ही तय हो चुकी थी, इसीलिए पैर टूटने के बावजूद भी पुलिस को चकमा देते हुए डॉक्टर साहब वीरगंज सभास्थल तक पहुंचने में कामयाब रहे। वैशाखी के बल पर सभास्थल पर पहुंचकर उन्होंने जोर से दहाड़ लगाई। वीरगंज में भी पुलिस ने स्टेज को तोड़फोड़ कर दिया। कई राउंड अश्रु गैस और हवाई फायर किए। मधेशी जनता को बहुत ही रंगभेदी गाली दी, जिसके कारण स्थानीय जनता प्रतिकार पर उतर गई।
डॉक्टर साहब को गिरफ्तार करके बारापिलुवा के जंगल में स्थित सशस्त्र कैंप में रखा गया। अब देखो पुलिस झपड़ हो जाता ठीक बा साला चोर छ हट भाषण करे दे सुने दे बैठ जा ओइलम बस। वहां पर आधे दर्जन से ज्यादा मधेशियों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद माघ 5 गते डॉक्टर साहब लाहान में बलिदानी दिवस के अवसर पर शहीदों को माल्यार्पण करने और मधेशी जनता को जनसंबोधन करने का कार्यक्रम था, पर पुलिस ने एक दिन पहले ही स्टेज को तोड़फोड़ कर दिया और सारे बोर्ड भी हटा दिए। उधर 2 दिन पहले से ही पुलिस ने डॉक्टर साहब के घर को घेर कर रखा हुआ था। जैसे डॉक्टर साहब घर से निकले, उनका पीछा करते हुए शंभुनाथ के पास से ही उन्हें नेपाल पुलिस ने उठा लिया। पुलिस द्वारा घर घेरने की बात गौर करते हुए डॉक्टर साहब ने अपना रिकॉर्ड किया हुआ छोटा संदेश जन समक्ष बजाने के लिए भेज दिया था। वह संदेश बजते ही मधेशी जनता भावुक हो उठी और नेपाल पुलिस के अत्याचार के प्रतिकार में उतर गई। उधर काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करके डॉक्टर साहब ने सारी घटनाओं को मीडिया के सामने रखा था और चेतावनी दी थी कि नेपाल सरकार की इस क्रूर दमन के विषय में जो खामोशी नेपाली मीडिया और मानवाधिकार कर्मी दिखा रही है, वह कालांतर में किसी के हित में नहीं है। र त्यो पनि हामी यहाँ समक्ष वास्तवमै आफ्नो असन्तुष्टि जाहेर गर्न चाहन्छौँ र यस्तो मौनताले कालान्तरमा कसैको पनि हित नहुने कुरा पनि हामी जाहेर गर्न नै चाहन्छौँ। मुद्दा जुन आजादीको कुरा छ, स्वतन्त्रताको कुरा छ, त्यो कुनै पार्टीले पाउने होइन, कुनै संगठनले पाउने होइन, कुनै व्यक्ति विशेष वा नेता विशेषले पाउने हो। त्यो भनेको जोसुकैले पनि त्यो स्वतन्त्रता ल्याउने हो भने, मधेस आजाद हुने हो भने, मधेस स्वतन्त्र देश बन्ने हो भने त्यो सबैले पाउने कुरा हो र त्यही भएर यसमा चाहिँ कुनै नेताले गरेर सम्झौता गरेर धोका दिने कुरा हुँदैन, कुनै पार्टीले सम्झौता गरेर सरकारमा बनाउनको लागि यो आन्दोलन हुँदै होइन र त्यही भएर यसमा चाहिँ धोका हुने कुरा चाहिँ छँदैछ। पाएपछि त मधेस जुन सेना औपनिवेशिक सेना मधेसमा राखिएको छ त्यसलाई फिर्ता त्यति बेलासम्म गर्न सकिँदैन जति बेलासम्म मधेस स्वतन्त्र हुँदैन र त्यो फिर्ता नगरेसम्म मधेसीहरूले जतिसुकै संविधान बनाए पनि, जतिसुकै कानुन ल्याए पनि, जतिसुकै अधिकारको कुरा गरे पनि यहाँ के हुनेवाला छैन। त्यही भएर त्यो औपनिवेशिक सेनालाई फिर्ता गर्नलाई पनि मधेस स्वतन्त्र हुनु पर्यो र तेस्रो कारण चाहिँ कुनै पनि कुराको स्थायी समाधानको लागि, नागरिक इस्यु होस् या अन्य कुनै समस्या होस्, त्यसको स्थायी समाधानको लागि पनि स्वतन्त्र मधेसी आवश्यक छ। नेपाल सरकार द्वारा बारंबार हो रहे आक्रामक पुलिस दमन का जवाब डॉक्टर साहब ने अपने ही ढंग से दिया।
पुलिस दमन के खिलाफ डॉक्टर साहब ने फूल आंदोलन छेड़ दिया और सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि नेपाल सरकार और पुलिस भले ही हम पर कितना भी दमन करे, भले हमारे पैर ही तोड़ दे, पर हम उन्हें फूल ही देंगे। इस आंदोलन के जरिए मधेश के हर एक जिले में पुलिस को फूल दिया जाने लगा। माघ 8 गते नेपाल का संविधान जारी होने की तिथि होने के कारण डॉक्टर साहब ने अपने सारे कार्यक्रमों को माघ 15 गते तक स्थगित करने का निर्देश दिया, ताकि नेपाल सरकार और दूसरी पार्टियां संविधान जारी नहीं करने के बहाने के रूप में हमें प्रयोग न करें। पुलिस प्रशासन लेके चला गए अरेस्ट करके डॉक्टर साहब मार गया, बहुत आदमी मार खेल गए। पूरा सब कपड़ा चिरू बोले सब कपड़ा खोलू हमारी थाना तरफ चलू ना है। प्रदेश के सही मांग सिकेरात करते कि बुझाई से हमरा से अनुभव भ रहल छै कि जब एगो तीन को सिला न देते ये सब तो सिंगे मधेसी हम एक होके सब क्या न ले लेते कि हम मधेश में रहबे। हम तो पढ़े तो छिते नहीं, सही बात कि हम के पढ़े के अथी में रहबे से हमर कहना से छै कि जब कोचिला राज्य न हेतै तो हम कहै छै कि सब कुछ मधेसी हो जाओ। ठीक है। उसके साथ साथ डॉक्टर साहब ने सशक्त स्वराज आंदोलन के लिए संगठन विस्तार करने के लिए भी सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया और गांव-गांव, वार्ड जाकर संगठन बनाने के लिए कहा। सभी मधेशी जनता का यही मानना है कि मधेश स्वराज आंदोलन मधेश आजाद नहीं होने तक जारी रहेगा और मधेश को आजाद करके रहेगा। जय मधेश, जय स्वराज। नमस्कार। नववर्ष 2072 साल की आप सबको शुभकामना है। हमारी गिरफ्तारी के बाद मधेश के लिए और हमारे लिए आपने बहुत कुछ किया।
उसके लिए दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं और आगे के दिन में भी आपसे इसी तरह सहयोग की अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद।